नमस्कार साथियों, गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज एक बार फिर हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड की बात करने वाले हैं। पिछले पाठ में हमने दो एकपदी व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका सीखा था और मैंने आपको कुछ अभ्यास भी दिए थे। अगर आपने वो अभ्यास किए हैं तो आज की बात समझने में आपको बहुत आसानी होगी। आज हम द्विपदों में गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका देखने वाले हैं। तो सीधे मैं एक उदाहरण से बात शुरू करता हूं। यहाँ पर एक द्विपद है 12ab2c और इसके साथ एक और पद है, वो है 8abc2। अभी ये द्विपद दो पदों के योग के रूप में लिखा हुआ है ना। ये इसका पहला पद है और ये इस द्विपद का दूसरा पद है। गुणनखंड ज्ञात करने का मतलब ये है कि हम इन्हें, इस द्विपद को क्या गुणा के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो इसका तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पिछले पाठ में एक पदी व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक निकालते समय किया था। पहले हम 12ab2c को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो इसके लिए 12 के गुणनखंड पहले लिखने होंगे। 2 गुणित 2 गुणित 3। अब 12 के गुणनखंड तो हम इतनी बार कर चुके हैं कि आपको भी ये याद हो गया होगा। और इसके बाद क्या है इस पद में? a एक बार, b 2 बार और c एक बार। इसके बाद है धन का चिन्ह, तो धन। और 8 के गुणनखंड ये भी याद हो गए होंगे क्योंकि ये तो हमने 2-3 जगह इसका काम भी किया है। a गुणित b गुणित c और गुणित एक बार और c। अब ये तो हो गया पहला पद, देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, और ये हो गया दूसरा पद। अब अंतर थोड़ा सा ये है पहले के प्रश्न में और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये ठीक से नहीं दिख रहा है। इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। a के बाद क्या है? गुणित b और गुणित c और गुणित c। कोष्ठक लगाना वैसे जरूरी नहीं है, कोष्ठक मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा था कि यहाँ पर दोनों पद अलग अलग दिखाई दें। तो महत्तम समापवर्तक में हमने क्या किया था? उभयनिष्ठ गुणनखंडों को छांटकर लिखा था। यहाँ भी वही करना है। पहले कोष्ठक से यानी पहले पद से और दूसरे पद से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं उन्हें यहाँ लिखना है। 2 उभयनिष्ठ है, दूसरा 2 भी उभयनिष्ठ है यानी दोनों जगह है, तो इसको भी लिख दीजिए। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो अब उभयनिष्ठ संख्याओं में उभयनिष्ठ कुछ नहीं है। अब क्या है?
ए उभयनिष्ठ है, दोनों जगहों पर है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए। फिर बी दोनों जगह है, तो इसको भी लिखेंगे। और फिर दूसरा वाला बी एक यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो अब दोनों जगह पर है सी। तो जितने गुणनखंड दोनों स्थानों पर थे उन्हें हमने एक साथ लिख दिया। अब पहले कोष्ठक में इन्हें छोड़कर जो बचे उन्हें यहां लिखिए। तो पहले कोष्ठक से 3 बचा है और बी बचा है, और दूसरे कोष्ठक से 2 बचा है और सी बचा है, 2 और सी। तो यहां हमने लिख दिया 2 और सी। अब क्या करें? अब महत्तम समापवर्तक जो हमने बाहर लिखा है उनका गुणा कर दीजिए। बाहर लिखे गुणनखंडों का गुणा कर दीजिए। 4AB और यहां पर क्या बचा? पहले पद से 3B बचा और दूसरे पद से 2C बचा। देखिए, हमने इस द्विपदीय व्यंजक को 2 व्यंजकों के गुणनखंड के रूप में, गुणा के रूप में लिख दिया। और यही काम हमें करना था। यही तो बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना कहलाता है। जो काम हमने अभी किया वही बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड करना कहलाता है। ठीक है? तो पिछले कक्षा में हमने जो सीखा था उसका उपयोग यहाँ हुआ या नहीं? चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। ये सवाल है PQ की घात 2R और इसके साथ है ऋण 2Q की घात 2T। इसके हमें गुणनखंड करने हैं, यानी इस द्विपद को हमें 2 व्यंजकों के गुणन के रूप में लिखना है। तो वही काम, पहले पद को गुणनखंडों के रूप में लिख लीजिए। P गुणित Q गुणित Q गुणित R और ऋण के बाद 2 गुणित Q गुणित Q और गुणित T। अब अगली लाइन में दोनों जगहों पर क्या है? Q और Q। इसे बाहर कर दीजिए और कोष्ठक के अंदर लिखिए बचे हुए P गुणित R और 2 गुणित T। तो इस तरह हमें गुणनखंड मिल गए। अब बाहर वाले गुणनखंडों का गुणा कर दीजिए और इसी तरह अंदर जो गुणनखंड हैं उनका भी गुणा कर दीजिए। तो ये मिल गया हमें इस द्विपद का गुणनखंड। ठीक है? विधि कोई ज्यादा कठिन नहीं है, इसलिए इन 2 उदाहरणों के बाद आपके लिए अभ्यास। 5 प्रश्न आपके लिए हैं, इन्हें आप जल्दी से लिखिए। अभी हमें एक काम और करना है।
पहले प्रश्न में आपको x की घात 2 धन 5x की घात 3 इसे गुणनखंड के रूप में लिखना है। दूसरे प्रश्न में 27ab वर्ग धन 18abc इन दोनों को गुणनखंड के रूप में लिखना है। तीसरे प्रश्न में 16xz माइनस ऋण 9z की घात 2 इसे गुणनखंड के रूप में लिखना है। चौथे प्रश्न में 4ax धन 6a वर्ग y को गुणनखंड के रूप में लिखना है। और ऐसे ही पांचवें प्रश्न में आपको a की घात 5y धन ab की घात 3 का गुणनखंडन करना है। अब हम आगे जो काम करने वाले हैं वो है एक ऐसा बहुपद हमारे पास है जिसमें 4 पद हैं। 2x वर्ग y धन 6xy वर्ग धन 4x धन 12y इसे हमें गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो वैसे तो तरीका लगभग वैसा ही है जो हमने अभी किया है। थोड़ी सी एक बात नई है और वो ये है कि यहाँ पर हम दो दो गुणनखंडों का समूह बना देते हैं, दो दो पदों का समूह बना देते हैं। तो पहले दो पदों का हमने एक समूह बना दिया और बाद के दो पदों का एक समूह बना दिया। अब यहाँ पर देखिए कि पहले द्विपद के पहले पद में 2x x और y। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी जगह कम है तो अब मैं गुणा का चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। तो यहाँ पर पहले पद में है 2x x और y और यहाँ पर है 2 गुणित 3 x y और y। यहाँ जितने बिंदु दिख रहे हैं वो सब गुणा के लिए लगे हुए हैं, याद रखिएगा। 4x इसको भी वैसे ही लिख देते हैं, 2x धन 2 2 3 और y। अब देखिए कि पहले कोष्ठक में कौन कौन से गुणनखंड हैं जो दोनों पदों में है। 2 है, x है और y है। अब इनको छोड़कर बचा क्या? यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा 3y बचा। इसे हमने ऐसे लिख दिया। फिर धन के बाद यहाँ इस कोष्ठक के अंदर देखिए दोनों पदों में कौन कौन से उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। तो 2 दोनों जगह पर है और कोई उभयनिष्ठ नहीं है। तो 2 को छोड़कर यहाँ पर 2 जो है वो 2 बार है, दोनों जगहों पर 2 बार है। और इसको छोड़कर यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा 3y, है ना। अब देखिए कि ये जो गुणनखंड हैं इन दोनों गुणनखंडों में पहले समूह में और दूसरे समूह में x धन 3y दोनों जगहों पर आया है।
अब यहाँ पर हम जरा इस 2 गुणित 2 को 4 लिख देते हैं, है ना। 2 गुणित 2 यानी 4, ये तो बहुत आसान सी बात है। तो यहाँ पर भी 2 गुणित 2 था, यहाँ पर भी 2 गुणित 2 था, इसको हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए कि पहले समूह में भी ये गुणनखंड है और दूसरे समूह में भी ये गुणनखंड है। इसको हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया और अब इसको छोड़कर क्या बचा, यहाँ पर बचा 2xy और यहाँ पर बचा 4। इसको हम दूसरे कोष्ठक में लिख देते हैं, 2xy धन 4। तो अब जो रूप हमें मिला है, अब जिस रूप में ये हमें दिख रहा है, वही इस दिए गए बहुपद का गुणनखंड है ना। तो यहाँ पर भी देखिए आप, महत्तम समापवर्तक जो हमने पिछले पाठ में सीखा था, उस महत्तम समापवर्तक का उपयोग यहाँ पर भी हुआ। अब ऐसा ही एक सवाल और मैं आपको बताता हूँ, हम लोग साथ में मिलकर हल करते हैं और उसके बाद फिर आपके लिए अभ्यास। तो यहाँ पर हमारे पास जो बहुपद है, उस बहुपद में 3x वर्ग ऋण 12x ऋण 5x धन 20, ये 4 पदों से मिला हुआ बीजीय व्यंजक हमारे पास है। इसका हमें गुणनखंडन ज्ञात करना है। तो क्या करें, पहले तो 2-2 का समूह बना दीजिए, ये पहला समूह और ये दूसरा समूह, है ना। पहले 2 पदों का पहला समूह और बाद के 2 पदों का दूसरा समूह, इसे हमें दोबारा लिखना पड़ेगा। क्यों, ये अभी मैं बताता हूं आपको। 3x की घात 2 ऋण 12x, और अब हम अगर ऋण का चिन्ह बाहर लेते हैं तो कोष्ठक खोलते समय जो काम होता है वही कोष्ठक बंद करते समय भी होगा। मैंने आपको बताया था कि कोष्ठक के बाहर अगर ऋण का चिन्ह है तो अंदर के सभी पदों का चिन्ह बदलता है कोष्ठक खोलते समय, तो वैसा ही कोष्ठक बंद करते समय होगा। अगर कोष्ठक के बाहर ऋण का चिन्ह है तो अंदर के सभी पदों का चिन्ह बदल जाएगा। वैसा ही हुआ है ना। देखिए यहाँ पर 5x ऋणात्मक था, अब ये धनात्मक हो गया। 20 धनात्मक था और अब ये ऋणात्मक हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कोष्ठक के बाहर ये ऋण का चिन्ह यहाँ पर आया है। तो ये एक बात, इसका ध्यान रखना है हमें। और अब हमें वही काम करना है जो हमने पिछले प्रश्न में किया था। तो 3x की घात 2 या 3x वर्ग, इसको हम लिखते हैं 3x और x, और ऋण 12x को लिखते हैं 2, 2, 3 और x। ये हुआ पहले कोष्ठक का काम। ऋण यहाँ पर हमें मिला 5 और x, और ऋण के बाद 2, 2 और 5, 20 के गुणनखंड। अब पहले कोष्ठक में कौन से गुणनखंड उभयनिष्ठ हैं, 3 और x। इन्हें लिख दीजिए अलग से बाहर। तो क्या होगा,
3x यहाँ से उभयनिष्ठ निकल गया, यहाँ बचा x ऋण, यहाँ से भी 3x बाहर निकल गया है तो 3x को छोड़कर बचा 4, और ऋण के बाद यहाँ पर उभयनिष्ठ है 5, और 5 को छोड़कर बचने वाले गुणनखंड हैं x ऋण 4। अब देखिए ये हुआ पूरा पहला पद और ये हुआ दूसरा पद। इन दोनों पदों में ये वाला गुणनखंड x ऋण 4 है ना, ये वाला गुणनखंड दोनों जगहों पर है, तो जो मतलब ये गुणनखंड उभयनिष्ठ है, और उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। तो ये हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड को यहाँ पर लिख दिया, और इसको छोड़ने के बाद जो बचा, पहले पद से बचा है 3x और दूसरे पद से बचा है 5, इन दोनों को दूसरे कोष्ठक में लिख दिया। तो इस तरह से हमें दिए गए बहुपद के गुणनखंड मिल गए। थोड़ा ध्यान से करने वाला काम है लेकिन कठिन नहीं है। तो अब आपके लिए इस तरह के सवालों का अभ्यास, यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं और इन 4 प्रश्नों का आपको हल करना है। पहले समूह बना लीजिए, समूह से महत्तम समापवर्तक को बाहर कर लीजिए, और उसके बाद अगर दोनों तरफ कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आता है तो उसे अलग कर दीजिए। तो उभयनिष्ठ लेने का काम इस तरह के सवालों में जहां 2 से अधिक पद हैं वहां 4 बार होता है, 2 बार होता है ना। पहले 2 पदों से उभयनिष्ठ लिया जाता है जो महत्तम समापवर्तक होता है, फिर बाद के 2 पदों से उभयनिष्ठ लिया जाता है जो उन दोनों का महत्तम समापवर्तक होता है, और फिर उसके बाद जब हम इस तरह से लिख लेते हैं तब फिर से एक बार महत्तम समापवर्तक को उभयनिष्ठ लिया जाता है, जैसा हमने यहाँ पर बताया है। पहले हमने ये उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाला 3x और यहाँ पर 5, फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया, x ऋण 4 दोनों जगह पर आया, तो इसको फिर हमने उभयनिष्ठ निकाल दिया। तो उभयनिष्ठ निकालने का काम एक बार यहाँ पर होता है, एक बार यहाँ पर होता है और एक बार यहाँ पर होता है। कुल मिलाकर 3 बार उभयनिष्ठ निकालने का काम इन सवालों में हमको करना पड़ता है। तो इन चारों प्रश्नों को आप लिखिए, इनको हल कीजिए, और उसके बाद अगली कक्षा में किसी और विषय के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।